वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल। आज की क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक्स सीखेंगे कि कहाँ से हमने शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम लोग ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे, एक औपनिवेशिक कंट्री थे हम लोग, जिसमें ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से वेल्थ को एक्सट्रैक्ट किया, हमारे यहाँ से संपत्तियों को लेकर गए, हमारे देश को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाया जो कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सके, एक फीडर इकोनॉमी बनाया। अब इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम है, एक इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। इकोनॉमी बेसिकली 3 तरीके की होती है। पहली सोशलिस्ट, समाजवादी। दूसरी होती है कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। और तीसरी होती है मिक्स्ड। क्लास में आगे बढ़ने से पहले कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी और मिक्स्ड मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। आप कमेंट में जब तक बता दीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर संसाधनों पर नियंत्रण केवल केवल जनता का होता है, जनता का मतलब सरकार का होता है। कैपिटलिस्ट निजी व्यक्तियों का होता है, मिक्स्ड दोनों का होता है। तो उत्तर आपको मिल गया है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, यहाँ पहले आपको थोड़ा सा, मैं टॉपिक पे तो चल ही रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा हमें इसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के क्या फायदे। अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं तो हम लोग सामाजिक सरोकार, जो हमारी सामाजिक दायित्व है, उसे हम निभा सकते हैं। जैसे कि गरीबों को सहायता उपलब्ध कराना, एक सामाजिक सरोकार को पूरा करना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, ये सिर्फ समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पॉसिबल। दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमेशा ध्यान रखना, लाभ, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। क्योंकि निजी व्यक्ति है, लाभ ही तो कमाएंगे। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि कौन लाभ के लिए काम कर रहा है, कौन सेवा देने के लिए काम। क्योंकि पूंजी लगाई है तो लाभ तो कमाना पड़ेगा, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन सामाजिक दायित्व कौन निभा सकता है, क्या निजी क्षेत्र नहीं निभा सकता। तो इसीलिए शुरुआत में हमारी जो सोच थी वो सोशलिज्म की ओर थी। हम लोग देख रहे थे दो प्रमुख देशों की तरफ। एक तरफ था यूएसएसआर, सोवियत संघ, और दूसरी तरफ था यूएसए। और बीच में अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया एक न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री थी, एक नई इंडिपेंडेंट नेशन था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और हमें मिले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फर्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में। अब हमारे पास जो पूरे उस समय शीत युद्ध का दौर था, दैट वाज अ टाइम ऑफ कोल्ड वॉर। यूएसएसआर चाह रहा था जो न्यू कंट्रीज आई हैं डिकोलोनाइज होकर, वो हमारी तरफ झुके। यूएसए चाह रहा था हमारी तरफ झुके। लेकिन हमने सोचा कि ब्रिटेन से हम लोग आजाद हुए हैं, तो क्यों किसी और देश के साथ जुड़कर उनकी गुलामी या उनका हम एक अलाई बने, एक इस तरीके का उनके ध्रुव में सम्मिलित हो। तो इसलिए भारत ने रास्ता अपनाया एनएम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति। तो भारत ने दोनों देशों से, यूएसए वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। किसी भी कंट्री में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी किसी कंट्री की है तो यूएसए की है। और यूएसएसआर था सोशलिस्ट, एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर रूल करती है। तो हम लोगों ने, मतलब कि नेहरू जी ने जो रास्ता अपनाया, वो बीच का रास्ता अपनाया। इसका नाम नाम आया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लोकतांत्रिक समाजवाद, दोनों को साथ लेकर चले। पूरे विश्व ने कहा ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, क्योंकि जहां सोशलिज्म है वहां डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। क्योंकि जो चीजें हमें फ्री में उपलब्ध हो रही है, सरकार हमारी सहायता कर रही है, तो जाहिर सी बात है हम उन्हें ही वोट देंगे।
और अगर हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो फ्री की चीजों की आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन नेहरू जी ने ये करके दिखाया। इसलिए इंडिया का इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट रहा है वो बहुत यूनिक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार का हमें देश मिला था और कैसा हमने उसे बनाया आज तक। देखिए 15 अगस्त को इंडिया एक सॉवरेन नेशन बना, मतलब कि भारत अब एक आजाद हो गया। सॉवरेन दैट मीन्स संप्रभु। किसी भी प्रकार से अब हम किसी भी देश के अधीन नहीं थे। दे वांट टू अ बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट मॉडल अलाउइंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। कहने का मतलब बीच का रास्ता जो मैंने आपको बताया, लोकतांत्रिक समाजवाद। दैट मीन्स दे हैव अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी बात हो रही है। और इसी के साथ हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 लेकर आए। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे। इसमें हमने सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी बात करी थी। और फिर प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को एस्टेब्लिश हुआ एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। गैर संवैधानिक संस्था थी। गैर संवैधानिक, असंवैधानिक नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, सॉरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, इट वाज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ये एक पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए एक संस्था बनी थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गई है। 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह ले ली है नीति आयोग ने। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने कुल 12 पंचवर्षीय योजना दी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर, मैं आपको योजना काल जब पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में बताऊंगा। पहली पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिस्ट केन राज ने बनाई थी, जो हेरोडोमर मॉडल पर बेस्ड थी। 2.1% हम इकोनॉमिक ग्रोथ कंसीडर करें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमने अचीव कर ली थी। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, भाखड़ा नैंगल डैम, हीराकुंड, इस दामोदर वैली, इस तरीके के प्रोजेक्ट हमने उस समय लेकर आए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। उसके बाद धीरे धीरे हर 5 ईयर प्लान में हमने अलग अलग आयामों, अलग अलग अचीवमेंट को प्राप्त किया। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए 1966 में, एमएस स्वामीनाथन जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया माने जाते हैं, और नॉर्मन बार्लोग एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड माने जाते हैं। चलिए अब देखिए हमें जो देश मिला, ब्रिटिशर्स को देश से लगाव नहीं था, देश की संपत्ति से लगाव था, देश की संसाधनों से लगाव था। तो उन्होंने जानबूझकर हमारे यहाँ की सारी जो भी इंडस्ट्रीज थी सबको समाप्त कर दिया। इंडस्ट्रीज में बेसिकली हम हैंडीक्राफ्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो इंडिया, ईस्ट इंडिया की बात करें, इंडियन इकोनॉमी इन अ प्रिकेरियस स्टेट मार्क्ड बाय स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस, स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी। स्टैग्नेंट मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर जिसमें ग्रोथ हो, एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। इसलिए शुरुआत में हमारा रुझान सोशलिज्म की तरफ रहा, क्योंकि अगर हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दी तो ये गरीब और गरीब हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन रहा, औपनिवेशिक शोषण रहा। उसके अलावा जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी वो 240 थी, और साक्षरता दर 17% से भी कम थी, 16% के आसपास थी। 9% मेल और लगभग 7% फीमेल शिक्षित थी। उसके अलावा पूरी अशिक्षा थी। और हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं जहां पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन, वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में एंगेज हो। तो यहाँ तो 75% है, लेकिन ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर उन्होंने फोर्स कमर्शलाइजेशन किया। आपने पढ़ा होगा कि इंडिगो फार्मिंग वगैरह सब कराई गई, तो उन्हें कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ लगान वसूलने से मतलब था। उन्होंने जमीन के डेवलपमेंट पर, नई तकनीक को विकसित करने में किसी प्रकार का एक भी रुपया खर्च नहीं किया। इसी वजह से अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, जैसे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये कब कैलकुलेट होने लगी, कौन इसे कैलकुलेट करता है, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। इंडस्ट्रीज हमारी बहुत कम डेवलप थी। कुछ ही स्टेट्स में, कुछ ही एरियाज में कंसंट्रेशन, जैसे कोलकाता, बॉम्बे, ये एरियाज में इंडस्ट्रीज डेवलप थी। बाकी सब जगह हालत खराब थी। 90% से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही थी, और इसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम था,
और एक परपिचुएटिंग साइकिल ऑफ पॉवर्टी। कहने का मतलब है गरीबी से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक गरीब के घर कोई बच्चा हो रहा था तो वो भी गरीबी में ही जीवन यापन कर रहा था, क्योंकि कहीं डेवलपमेंट के चांसेस ही नहीं थे, जॉब थी नहीं, प्लस इतना पैसा था नहीं कि इंडस्ट्रीज लगा सके। उससे चक्र से बाहर निकले तभी तो हमें बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति हमें अब देश में देखने को मिलते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम आज़ाद हुए, हमारी आर्थिक सोच डेवलप हुई, विकसित हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें हमारा फोकस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बेसिकली हम लोगों ने इरिगेशन पे फोकस किया, पहली पंचवर्षीय योजना में। ये हैरो-डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। याद रखना, सीधा-सीधा क्वेश्चन आता है। हैरो-डोमर मॉडल, हैरो-डोमर मॉडल पर बेस्ड थी और इकोनॉमिस्ट के एन राज ने इसे डिजाइन किया। के एन राज ने इसे डिजाइन किया था और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था नहीं, क्योंकि रेलवे जैसी चीजें ब्रिटिशर्स यहाँ लाए थे सिर्फ अपने ही फायदे के लिए। रेलवे देखो 1850 में इंट्रोड्यूस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन पहली ट्रेन 1853 में चली थी, 1853, बॉम्बे टू ठाणे। इसे आप जानते भी होंगे। और सिर्फ रेलवे और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें उन्होंने खुद के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यहाँ से कच्चा सामान जल्दी जल्दी बाहर भेजने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था। यहाँ से कच्चा माल बाहर जाने लगा था और वहां से जो भी फिनिश गुड्स है वो आने लगा था। इसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने रेलवेज वगैरह को डेवलप किया। इसके अलावा उनका कोई हित नहीं था। चलिए, हमने कुछ इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स देखे, फिर उसके बाद प्लानिंग पीरियड के लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन रखेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुआ था? 2014। ये एनडीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि ज्यादा से ज्यादा हम सेल्फ सफिशिएंसी की ओर जाएं, सेल्फ डिपेंडेंस की ओर जाएं, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी आप समझ ही चुके हैं पहले की क्लास में। भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? आपको लगेगा गेहूं, इसका आंसर है धान, राइस। क्योंकि हमारे जो ज्यादातर क्षेत्रों में चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है। कुछ एक एरिया ही हैं जो कि गेहूं के उत्पादन से सीमित हैं। उत्तर प्रदेश भी कंप्लीटली नहीं, हरियाणा, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, ये एरिया है जहां पर गेहूं ज्यादा उत्पादित किया जाता है। बाकी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो चावल का ही मुख्यतः उत्पादन होता है। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? देखिए, हरित क्रांति ये 1965 की जब वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका से हम आयात करते थे खाद्यान्न, तो अमेरिका ने मना कर दिया था कि या तो लड़ लो या फिर भूखे मर जाओ। मतलब कि लड़ाई बंद करो, तभी हम आपको खाद्यान्न की सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया था कि एक टाइम खाना ना खाएं। तो ज्यादातर देशवासियों ने सोमवार का व्रत रखा और एक टाइम खाना नहीं खाया, ताकि देश में खाद्यान्न की कमी ना हो। इसलिए नारा दिया था, जय जवान जय किसान, हेल द फार्मर, हेल द सोल्जर। कि जवान सीमा पर लड़ रहे हैं, किसान खेतों में लड़ रहे हैं। क्रॉप फेलियर वगैरह हुआ, लेकिन उसके बाद हमारी देश की प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी और उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी, हरित क्रांति की शुरुआत करी। और इसी का कारण है कि आज हमारे देश में खाद्यान्न जबरदस्त उत्पादित होते हैं। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो लिख देना। और दूसरा, पूरे अमेरिका में जिसको श्रेय जाता है वो है नॉर्मन बोरलॉग। ये एक अमेरिकन, सॉरी, पूरे विश्व में जहां जिसको श्रेय जाता है वो है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है। अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट हैं, इनको श्रेय जाता है, और एम एस स्वामीनाथन को। तो इसका आंसर है कृषि।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये तो आप बता सकते हैं। देखिए आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई स्थापित हुआ था और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ऑपरेशनल हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है? यह आंसर तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। साम्यवादी नहीं है, साम्यवादी और समाजवादी में फर्क होता है। समाजवादी में संसाधनों पर नियंत्रण होता है किसका? समाज का, मतलब कि सरकार का। सरकार कह लीजिए या जनता कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा फर्क है। वो कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, साम्य समय सबको सामूहिक रूप से देखा जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब, अगर मेरे पास 1000 वर्ग गज का घर है और देश की जनसंख्या के हिसाब से मेरे पास 200 वर्ग गज से ज्यादा का घर नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड किया पूरे रहने वाले एरिया को, तो फिर मेरा 800 वर्ग गज चला जाएगा समाज के दूसरे लोगों के पास, मुझे 200 वर्ग गज ही रहेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत में प्लानिंग पीरियड की शुरुआत कब से हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था हमें कैसे मिली थी अंग्रेजों से, क्या क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, ये सारी चीजें हमने सीखी। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, किस प्रकार से हमने देश की को इस स्थिति में लेकर आए कि जहां हम कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। तो देश का भविष्य आप लोग हैं, आप संभाल के रखें इसे, बढ़िया से अच्छी सी नौकरी पाएं, देश की सेवा में लगें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।